नमस्कार, मैं पंकज चौधरी सर स्वागत करता हूं। सीटेट 2022 हाल ही में एग्जाम होने वाला है। इसका भाग 1 जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके कुछ आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं जो अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं। तो पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, चौथा माध्यमिक बाल्यावस्था। तो प्रश्न ये है कि विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो हार्मोन संबंधी जितने परिवर्तन है सबके सब किशोरावस्था में होते हैं। किशोरावस्था में बालक में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं जो अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं। और किशोरावस्था को मानव विकास की सबसे जटिल अवस्था भी माना जाता है। ठीक ना। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं तथा बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कथन और तर्क से संबंधित है, सुनिएगा बढ़िया से। भाषा विकास के केवल शैशवा अवस्था के दौरान होता है, इसलिए केवल शैशवा अवस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। फिर से, भाषा विकास केवल शैशवा अवस्था के दौरान होता है, इसलिए केवल शैशवा अवस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। तर्क है रीजनिंग की शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ कूट है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कथन ए और आर दोनों गलत हैं क्योंकि भाषा विकास जो है शैशवा अवस्था से प्राप्त होता है तथा मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में सतत रूप से होता है। अपने जीवन की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति अपनी भाषा को समृद्ध एवं शुद्ध बनाने का प्रयास कर सकता है। साथ ही ये जो विभिन्न भाषाओं को सीख सकता है, साथ ही शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने इसे किस रूप में लिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कि वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पनाओं, ठीक ना, परिकल्पनाओं परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणित कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है। ए है अमूर्त चिंतन, बी है मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित क्रियाएं, सी है श्रेणीबद्ध कार्य, डी है वर्गीकृत कार्य। तो यहाँ पे अमूर्त चिंतन का संबंध यहाँ पे होता है कि गणितीय प्रश्न जो परिकल्पनाओं परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं कि प्रारंभिक पाठचर्या का एक भाग है। तो यह अमूर्त चिंतन का भाग है। अगला है विकास के विषय में कौन से वक्तव्य सही है। ठीक ना, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। ठीक ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ए में है कि विकास की गति व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बी है कि संज्ञानात्मक विकास पूर्ण आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। सी है विकास पूर्व निर्धारित जो क्रम में होता है, विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। डी है विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं। तो यहाँ कूट वाले हैं, ए में है ए बी सी, बी में है ए बी डी, सी में है ए सी डी और 4 में है ए बी सी डी। देखिए प्रश्न सीटेड क्या है कि प्रश्नों को जटिल करने का प्रयास करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है, तो आपका 100% आपको सटीक आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे ए सी डी सही है, बी नहीं है क्योंकि विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, ये गलत है। तो विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है, इसमें देखेंगे कि विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होते हुए भी एक पूर्व निर्धारित क्रम में होता है।
ठीक ना। और साथ ही साथ विकास के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषागत, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि पर परस्पर संबंधित होते हैं और किसी एक पक्ष में पड़ने वाले सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव अन्य पक्षों को भी प्रभावित करता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने चाहिए। तो सीटेट में जो ये जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, इसमें आपका 30 से 25 नंबर आपका कहीं नहीं गया अगर आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ है। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपका कॉन्सेप्ट ठीक ना 100% होगा। खुद मेरे 30 में 27 है, 27 नंबर हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम 25 से नीचे किसी का ना हो, 25 से ऊपर ही हो। ठीक ना। ये जो है आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र क्लास 6 से लेके 8 तक, ये आपका ये नंबर कहीं नहीं गया है, जो सबसे टफ माना जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार ठीक ना इनमें से कौन से 4 तत्व, इनमें से कौन से 4 तत्व आपको विकास को प्रभावित करते हैं? विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ए में है आपका अन्वेषण, ध्यान, अवरोध, स्मृति। ठीक ना। बी है भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव, सम आयु वर्ग। सी है परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता। डी है सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन, प्रस्तुति एवं दंड हटाया जाना। तो पियाजे के अनुसार इनमें से जो 4 तत्व है उनमें है परिपक्वता होनी चाहिए, क्रियाशीलता होनी चाहिए, सामाजिक अनुभव होनी चाहिए और संतुलनता होनी चाहिए। ठीक ना। क्योंकि पियाजे ने कहा है कि बालक के विकास से संबंधित संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रस्तुत इन्होंने किया है। तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य कि बालकों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इनमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति, तर्क सम्मिलित होते हैं। सीटेट में एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन उसके जो पूछने का जो तरीका होगा, जो प्रश्न की प्रकृति होगी, वो इतना ज़्यादा टफ बना देते हैं कि आपको लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन जब पियाजे है तो पियाजे के जो मूलभूत जो सिद्धांतें हैं वही रहेंगी। ठीक ना। उसी में से आपको सही, ये प्रश्न को थोड़ा सा टफ बना देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई फाई है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो आप 100% आपका 30 में 30 भी आ सकता है। ठीक ना। ये चीज़ें मैंने तो इसे आप अपेयरिंग में ही इसे क्वालिफाई कर लिया था। ठीक ना। और अपेयरिंग में सेकेंड ईयर में ही। ठीक है। सेकेंड ईयर में समझिए कि मैंने पढ़ लिया था, सेकेंड ईयर के मैंने सिलेबस फर्स्ट ईयर वाला तो कंप्लीट ही था, टेक्स्ट बुक से ही सेकेंड ईयर भी कंप्लीट था। तो मुझे तो एक बार तो लगा था कि नहीं होगा, मैं तो एग्ज़ाम देने के बाद गाइड खरीदा था, लेकिन फिर पता चला कि मेरा हो गया, अच्छे नंबर आए। खैर मुझे फिर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये चीज़ें होता है। तो कॉन्सेप्ट आपका बेहद स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक आपने पढ़ा है तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है, बहुत मिलता है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि छठा, अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की ठीक ना और जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? वाइगोत्स्की, गोस्की एवं पियाजे, पियाजे के सिद्धांतों में ठीक ना मुख्य भेद क्या है? मुख्य भेद क्या है? यहाँ दोनों की तुलना की गई है, तो यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा। पहला है कि बालकों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ या रचनात्मक। दूसरा है बच्चों की सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना। फिर तीसरा है सीखने की प्रक्रिया की समझ सरल एवं जटिल बनाना।
और चौथा है भाषा व सोच के बीच संबंध। तो यहाँ इन दोनों के बीच के जो मुख्य भेद है वह है भाषा और सोच के बीच के संबंध से संबंधित, क्योंकि लेई वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य जो भेद है वह भाषा और सोच के बीच संबंध है। पियाजे जहाँ विकास को जन्म के साथ संबंधित करते हैं, वहीं वाइगोत्स्की जो हैं विकास को सामाजिक क्रियाओं से संबोधित करता है। ठीक ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, सातवां है कि लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था, लेव गोस्की का विश्वास था कि क्या। ठीक है, गौर कीजिएगा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को समाहित करना और विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है। दूसरा है बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। तीसरा है अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। चौथा है अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लेई वाइगोत्स्की का विश्वास था कि अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है और इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है एवं अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, आठवां है लॉरेंस कोहेलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। लॉरेंस कोहेलबर्ग के विषय में कौन सा, ठीक ना, विकल्प सही है। विकल्प सही है। तब यहाँ पे चर्चा करते हैं कि पहला वो है कि वे जीन पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं। दूसरा, वह नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। तीसरा, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। चौथा, उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे लॉरेंस कोहेलबर्ग के विषय में आपका सबसे उपयुक्त यह है कि उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर उन्होंने इस चीज़ को शोध किया था और साथ ही साथ कि बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया और लॉरेंस कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया जिसमें 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, प्रतिदिन 10 क्वेश्चन का MCQ कराएंगे। बाल एवं विकास धीरे धीरे से बढ़ाएंगे, जैसा आपका व्यू होगा, जैसा आपका कमेंट होगा, उसी हिसाब से। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे। पहला है कि उपदेशक होना चाहिए, कक्षा सदा में नियंत्रण में रखना चाहिए। दूसरा है छात्रों को पूर्व ज्ञान एवं अनुभव को महत्व देना चाहिए। सी है केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए। डी है छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे कूट दिया हुआ है। ठीक है, तो कूट वाले प्रश्नों में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्द आपको पकड़ में आ जाता है। यहाँ पे बी और डी सही है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को
छात्रों को पूर्व ज्ञान और अनुभव पे भी महत्व देना चाहिए और साथ ही साथ छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला है मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। मूल्यांकन ठीक को क्या सूचित करना चाहिए, को सूचित करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहला है वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता है, दूसरा दूसरों की तुलना में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, तीसरा विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है उसका विस्तृत ब्यौरा, चौथा उपयुक्त उपनाम जैसे मध्यम बुद्धि कुशल बुद्धि विद्यार्थी से विद्यार्थियों का उल्लेख करना। तो ये तो सर्वथा गलत है। चलिए मूल्यांकन को ठीक है क्या सूचित करना चाहिए में विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत ब्यौरा होता है। ठीक। चलिए अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए। उम्मीद है इस तरह से एमसीक्यू करेंगे तो आपका सीटेट बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। शिक्षक पर विश्वास जमाए रखिए। थैंक यू।